दोस्तों, स्वागत है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज जो चल रही है। तो लास्ट टाइम हमने जेएस मिल कंप्लीट किया था। जेएस मिल से पहले हमने बेंथम, क्योंकि बेंथम कंप्लीट नहीं होता जेएस मिल के बगैर और जेएस मिल कंप्लीट नहीं होते बेंथम के बगैर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कार्ल मार्क्स पे फोकस करने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कार्ल मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उसका कॉन्सेप्ट दिया, कैसे वो साइंटिफिकली जो इंसान की जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे वो क्लास को जो सोसाइटी है उसको डिवाइड कर देते हैं दो भागों में, बेस मॉडल और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में आज हम देखेंगे। उनके देखेंगे कि हम जब कार्ल मार्क्स को हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उनके माता पिता जो यहूदी थे वो कैसे उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हो गए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज़ में आपने यदि जो पहले के थिंकर नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर, आज हम मार्क्स पे फोकस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं क्विज फॉर्म में एमसीक्यूज पोस्ट करता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो यदि मार्क्स को स्टार्ट करने से एक तो क्या है कि मैं पहले बता दूं कि ये जो मार्क्स की वीडियो है इसमें बेसिकली हम कार्ल मार्क्स के बारे में ही कोशिश करेंगे ज़्यादा जानने की। हीगल के, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस थे हीगल से, उसके बाद हीगल को क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो कहते हैं कि हीगल अपने सर पे खड़ा है, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। तो हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं। तो हीगल को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें हीगल को भी समझना जरूरी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी हीगल पे आएगी, तब जाके आपको जो मार्क्स और हीगल दोनों के आइडियाज़ हैं उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, दोनों को समझेंगे, तब आपको मार्क्स अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली मेनली फोकस करेंगे कार्ल मार्क्स पे। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 में हुआ था, प्रशिया में। ये वो पर्शिया नहीं है ईरान वाला, ये प्रशिया है जो कि जर्मनी का पार्ट था पहले, ठीक है। अभी भी है बेसिक तो, लेकिन अब जब वो जर्मनी बन गया, लेकिन उस टाइम पे 1818 में ये जर्मनी का पार्ट हुआ था प्रशिया। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो अपनी जो लोग और हिस्ट्री की जो स्टडी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोन और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में अपनी ये कंप्लीट की थी। इनके जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो यहूदी थे। उसके बाद इन्होंने, इनके जो फादर थे वो लॉयर थे और वो यहूदी थे। उनके बाद उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी थी उसको अपना लिया था। बेसिकली आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहूदी, वो भी जर्मनी में। तो आप प्रेशर फील कर पा रहे होंगे कि जो क्रिश्चियन लोग थे वो किस हिसाब के उनके काम में बाधाएं डालते थे, किस हिसाब से जो उनके प्रोफेशन है, जो वो काम करते थे यहूदी, उन पे किस हिसाब की रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। और इन्हीं सब रेस्ट्रिक्शनों के और इन्हीं सब प्रेशर के चलते उन्होंने अपना जो धर्म है यहूदी से क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपना लिया था। बेसिकली आज के टाइम पे जब हम वेस्ट को देखते हैं तो वो इंडिया को, भारत को काफ़ी ज्ञान देने की कोशिश करता है कि आप माइनॉरिटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। बेसिकली ऐसा भारत में कुछ हो भी नहीं रहा है, लेकिन वेस्ट हमें हमेशा ज्ञान देने की कोशिश करता है। यदि वो अपनी हिस्ट्री देखे, अभी भी करंट में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री उठा के देखे तो उनको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने जो जुडाइज्म है, यहूदी हैं, उन माइनॉरिटीज़ पे क्या क्या अत्याचार किए हैं उनको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपके कार्ल मार्क्स के जो पेरेंट्स हैं वो हैं। उन्होंने कैसे सोसाइटी में जो प्रेशर झेला और उसकी वजह से जो यहूदी थे वो, उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं। उनके फादर का नाम था हेनरिक रिच, जो कि एक लॉयर थे। और मैंने बताया कि वो ज्यूइश थे, यहूदी थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। और उनकी जो मदर है वो भी जो डच यहूदी थी बेसिकली, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी जो क्रिश्चियनिटी की तरफ अपना रुख कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं उनके जो करियर पे फोकस डालते हैं। उनका जब जो उनकी लॉ और जो हिस्ट्री की जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ बोन एंड बर्लिन में, वहाँ से कंप्लीट होने के बाद वो टिल्टेड हो जाते हैं जर्नलिज्म की तरफ, ठीक है। उसमें उसके बाद वो मूव कर जाते हैं कोलन, और वहाँ पे वो रेंज जो रेडिकल न्यूज़पेपर है उसमें एडिटर के तौर पे वो काम करते हैं। लेकिन उनके जो रेडिकल आइडियाज़ हैं, रेडिकल आइडियाज़ की वजह से, क्यों? क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि यूरोप में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है तो कैपिटलिज्म है तो प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। वर्कर के जो राइट्स हैं, वर्कर की जो लाइफ है उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। यहाँ पे कार्ल मार्क्स उन वर्कर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, बेसिकली उनके बारे में वो बात करते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ जो सोसाइटी है या जो भी प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उन सब चीज़ों में इन सब की बातें की जाए। इसकी वजह से क्या है कि जो वर्कर क्लास का जो माइंड है वो चेंज हो सकता है और वो कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो उनके, लेकिन मार्क्स के आइडिया बिल्कुल ही ऐसे थे। तो मार्क्स क्या करते हैं, मार्क्स को वहाँ से, जर्मनी से वहाँ से निकाल दिया जाता है और वहाँ से वो उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से फिर उसके बाद वो सेटल कर जाते हैं पेरिस में। पेरिस में उनके जो दोस्त हैं
जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं उनसे वो वहाँ मिलते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो जो पेरिस में फ्रेडरिक से जब वो मिलते हैं तो वो पहली बार मिलते हैं। मीटिंग जो है, फॉर्मल मीटिंग है, ये पहली बार होती है पेरिस में। लेकिन पहले वो एक दूसरे की जो राइटिंग्स हैं वो पढ़ते रहते थे। उससे पहले मार्क्स ने अपने जो राइटिंग्स थी वो जो फ्रेडरिक को भी भेजी थी। ये आपस में एक दूसरे की राइटिंग पढ़ते रहते थे। लेकिन जो पहली मीटिंग इनकी पेरिस में होती है, बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो फ्रेडरिक जो थे, ये भी एक जर्मन फिलोसफर थे। बेसिकली इनके जो फादर थे, जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, इनके जो फादर थे, वो भी एक कैपिटलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे। इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी। तो टेक्सटाइल की फैक्ट्री में जब फ्रेडरिक जाते थे तो वो देखते थे कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका ना ही कोई राइट्स की बात करता है, ना ही उनके बारे में कोई ज़्यादा उनकी जो लाइफ केयर वगैरह, जो हेल्थ वगैरह, इन सब के बारे में बात करते हैं। वो बहुत ही दयनीय जो स्थिति है उसमें वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। जो खुद की टेक्सटाइल फैक्ट्री में तो वो ये चीज़ें देखते हैं, अदर फैक्ट्रीज में भी वो देखते हैं कि जो वर्कर की जो कंडीशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, काफ़ी पीक पे है, और वहाँ पे वर्कर की इतनी बुरी दयनीय स्थिति है। तो उसको देखते हुए ये भी जो वर्कर क्लास है, उनकी तरफ, उन पे अपनी राइटिंग करने लगते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बोलने लगते हैं। इसीलिए इनकी जो दोनों की आइडियोलॉजी, मार्क्स और फ्रेडरिक की जो आइडियोलॉजी है वो मैच करती है। इसके बाद ये दोनों कोलैब करते हैं और अपने जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हम देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी जो प्रोमिनेंट, जो इंपॉर्टेंट, फेमस इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो इन्होंने लिखे हैं। जैसे होली फैमिली हो गया इसका, दोनों का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, जर्मन आइडियोलॉजी हो गया। बेसिकली अभी जो वर्क देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ने कोलैब करके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क स्टार्ट किए थे। तो इतना आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा फ्रेडरिक के बारे में कि ये क्यों टिल्टेड हुए थे। बेसिकली मार्क्स के बारे में तो यही है कि मार्क्स का सबसे पहली चीज़ तो ये थे, एक तो मिडिल क्लास फैमिली में ये पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो प्रेशर वहाँ पे झेला था, और इनके जो रेडिकल आइडियाज़ थे, ठीक है, उन सब चीज़ों की वजह से इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। पेरिस में आके ये पहली बार अपने फ्रेडरिक दोस्त से मिलते हैं। यहाँ से इनकी जो राइटिंग्स है, कोलैब हो, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इनकी जो पर्सनल लाइफ है, जिसमें ये जो शादी करते हैं जेनी के साथ, उसमें इनके 7 बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इन दी एंड इनकी जो डेथ हो जाती है 1883 में लंदन में, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जब मार्क्स, कोई भी थिंकर हम देखते हैं तो उस पर किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस रहा होता है, ठीक है। तो मार्क्स पे जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे वो लिखते भी हैं क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कि वो बताते हैं कि जो वहाँ के जो वर्कर क्लास है, लोअर क्लास है, उसको कैसे जो उठ खड़े होना है, उस सब चीज़ों के बारे में सब बताते हैं। और ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, बेसिकली वहाँ पे एग्जाइल के बाद वहाँ से वो पेरिस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जो एक्सपायर होते हैं, ये लंदन में होते हैं, तो उसका भी काफ़ी ब्रिटिश स्कूल के थॉट से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और जर्मन फिलोसफी, जिसमें बेसिकली ये हीगल से काफ़ी क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन साथ के साथ हीगल को क्रिटिसाइज भी करते हैं। हीगल अपने आप में एक आइडियलिस्ट है, ठीक है। हीगल कहता है रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। बेसिकली इस स्टेटमेंट में वो कांट को क्रिटिसाइज करते हैं, कांट की एक स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करते हैं। जब हम हीगल पढ़ेंगे तब हम हीगल और कांट, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स भी बोलते हैं, उन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं हीगल को बोलते हैं कि हीगल अपने सर पे खड़ा है, ठीक है, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। बेसिकली मार्क्स क्या है, मार्क्स क्या करते हैं, जो हीगल को क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि हीगल क्या करता है कि स्टेट को गॉड के इक्वल रख देता है, ठीक है। जब हम उनका जो यूनिवर्सल जो प्रोसेस है, जब हम हीगल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टेट को मार्क्स के इक्विवेलेंट क्यों रख देते हैं, ठीक है। वो स्टेट को गॉड के इक्वल रख देते हैं। यहीं पे मार्क्स क्या करते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट एक कैपिटलिस्ट क्लास को फॉलो करने वाली चीज़ है, ये वर्कर का दमन करती है, मार्क्स ये बोलता है। तो इसीलिए वो हीगल को क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्क्स और उनके जो दोस्त फ्रेडरिक है, उन दोनों के जो इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसमें क्या कर सकते हैं। बेसिकली जब अब जिस वर्क में मैं आपको बताऊं कि ये दोनों का कोलैब वर्क था, मार्क्स और फ्रेडरिक का, तो उसको आप अलग नोट डाउन कर लेना, और जो मार्क्स के इंडिविजुअल वर्क है वो आप अलग नोट डाउन कर लेना। जो पहला जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें वो बात करते हैं, बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की। फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में आपसे पूछूं तो कौन है, वो है एडम स्मिथ। तो बेसिकली वो कैपिटलिज्म की बात करेंगे। यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल ही अपोजिट है उन सब चीज़ों के, कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या है, वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान देती है, वर्कर के राइट्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तो ये उनको क्रिटिसाइज वो करते हैं। वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे क्या है, किसी को फ्रीडम नहीं है, वर्कर को फ्रीडम नहीं है अपने जो लाइफ को बहुत ही फ्रीली वो जी पाए। तो बेसिकली इसी में वो इस इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो 1844 में लिखते हैं, लेकिन जो पब्लिश उनके मरने के बाद होती है, वो बेसिकली इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं। वो जो कैपिटलिस्ट क्लास सोसाइटी है उसमें क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं कि वर्कर को फ्रीडम नहीं दी जाती। नेक्स्ट जो वर्क है ये है उनका जर्मन आइडियोलॉजी, 1845-46 में, ये भी उनके मरने के बाद ही पब्लिश हुआ था। लेकिन ये
को ऑथर्ड इनके इनके किन के साथ कोलैब करके अपना जो वर्क लिखा था, ये इनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ उन्होंने बेसिकली ये वर्क लिखा था, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं जो पहले के जर्मन फिलोसफर हैं। बेसिकली उनको क्रिटिसाइज करते हुए उनको ये यही कहना चाहते हैं कि तुमने सही से स्टडी नहीं किया कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म की जो टेंडेंसी है, कैसे कैपिटलिज्म सोसाइटी में वर्क करता है, वो आपने सही से नहीं समझा। आपने आगे वो एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि फिलोसफर हमेशा वर्ल्ड की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो ये नहीं बताते कि वर्ल्ड को चेंज कैसे करना है, इसके बारे में बात नहीं बताते। तो जर्मन आइडियोलॉजी में वो कोलैब करते हैं अपने दोस्त फ्रेडरिक के साथ, ये दोनों का साथ का वर्क है, जिसमें वो पहले के जर्मन फिलोसफर है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और वो प्रेजेंट करते हैं थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी के बारे में, ठीक है। और वो बताते हैं कि जो मटेरियल कंडीशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर ड्राइव हिस्टोरिकल मोमेंट, बेसिकली ये सब चीज़ें हिस्ट्री से निकल के आती हैं। जब मैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आगे मैं कॉन्सेप्ट है अपना वो मैं बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड जो उनका वर्क है वो है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो कि 1847 में पब्लिश होता है। बेसिकली इस वर्क में वो जोसेफ जो प्रधान है उनका जो वर्क है फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, उसको क्रिटिसाइज करते हुए इस टाइटल का बिल्कुल ही उल्टा लिखते हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। आपसे इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी किसका वर्क है, तो आप ऐसा काफ़ी चांसेस है कि आप पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के साथ कंफ्यूज हो जाए। इन दोनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो कि जोसेफ प्रधान की है, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए मार्क्स ने ये अपना वर्क लिखा था। बेसिकली सीधी सी बात है कि इसमें वो जो फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी में है वो पॉलिटिकल जो कैपिटलिस्ट क्लास है इस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी में मार्क्स क्या करते हैं, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की। जब भी मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करूंगा तो फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आपके दिमाग में आना चाहिए एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ आपके दिमाग में आएगा तो सीधा आपके दिमाग में आएगा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा तो वर्कर राइट बिल्कुल खत्म, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जाएगी, ठीक है। वर्कर्स जो हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वो उनके राइट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये जो आप पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें है होली फैमिली, जो कि फिर से कार्ल मार्क्स और उनके जो दोस्त फ्रेडरिक दोनों साथ मिलकर कोलैब करके लिखते हैं, जो कि पब्लिश होता है 1845 में, जिसमें वो क्या करते हैं, जर्मन फिलोसफर को क्रिटिसाइज करते हैं, ब्रूनो को। जिसमें क्यों, क्योंकि ब्रूनो क्या है, आइडलिस्ट है और थियोलॉजिकल व्यूज रखते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ही आइडलिस्ट है, लेकिन मार्क्स क्या है, मार्क्स बिल्कुल ही आज के बारे में बात करता है, आज की कंडीशन के बारे में बात करता है। आइडलिस्ट क्या करते हैं, आइडलिस्ट बात करते हैं व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए। जब हम हीगल पढ़ेंगे, हीगल को क्रिटिसाइज करेंगे, मार्क्स वो भी काफ़ी ऐसा ही है। तो इसलिए होली फैमिली में वो जो वर्क है इसको आप नोट डाउन कर लेना। जो वर्क मैं बता रहा हूँ आपको कि जो फ्रेडरिक और जो मार्क्स के जो वर्क हैं, तो कोलैब करके जो वर्क है उनको अलग आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी इनके जो को ऑथर रहे हैं वो फ्रेडरिक एंगल्स रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें वो बताते हैं आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म कोल्स द वर्किंग क्लास ओवर थ्रू द कैपिटलिस्ट क्लास। बेसिकली यही है कि रेवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो वर्किंग क्लास है वो क्या करे, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कैपिटलिस्ट है, जो सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म है उसको बिल्कुल ही उखाड़ फेंके और सारी पावर अपने हाथ में ले ले, अपने हिसाब से सोसाइटी को चलाए, ठीक है। इसीलिए वो इस वर्क में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, वो अपनी एक लाइन देते हैं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कि जितने भी वर्कर हैं वर्ल्ड में वो यूनाइट हो जाएं, ठीक है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट उनकी चेंज। बेसिकली यहाँ हमें थोड़ा सा जो मार्क्स का जो आइडिया है इस स्टेटमेंट से, हमें मार्क्स का आइडिया और जो रूसो के जो आइडिया है, मैंने रूसो आपको करवाया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो थिंकर हैं वो आपको शुरू से ही 1-to-1 वीडियोस आपको कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से कोई वीडियो उठा लिया आपने, क्योंकि थिंकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो मार्क्स बोल रहे हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ठीक है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट चेंज, जिसमें वो जकड़े हुए हैं। कैपिटलिज्म एक टाइप की चेंज है जिसमें वर्कर जकड़े हुए हैं। यहीं पे रूसो भी कहता है कि, रूसो क्या कहता है कि जब हमने रूसो को पढ़ा था तो रूसो क्या कहता है कि आदमी क्या है, आदमी पैदा तो फ्री होता है लेकिन सोसाइटी में अपने आप को चेन में जकड़ा हुआ पाता है। तो ये ही जो सिमिलैरिटी है रूसो और मार्क्स की स्टेटमेंट में, यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको मोस्टली सभी लोग जानते हैं, जो है दास कैपिटल, जिसका जो वॉल्यूम 1 है 1867 में आता है, लेकिन 2 और 3 उसका कब आता है, उनके मरने के बाद पब्लिश होते हैं। बेसिकली इसी में वो बात करते हैं एनालाइज द कैपिटलिस्ट सिस्टम डायनेमिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लेबर एंड प्रोडक्शन। बेसिकली वही बात है कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, वर्कर राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इन सब के बारे में वो स्टडी करते हैं। और जो फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू की बात यही है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो बेसिकली वो प्रॉफिट पे ही फोकस करेगी, वो थोड़ी वर्कर के जो राइट्स है उस पर फोकस करेगी। इसी में वो देते हैं थ्योरी ऑफ लेबर ऑफ वैल्यू एंड
कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के बारे में वो बात करते हैं, ठीक है, दास कैपिटल के बारे में। नेक्स्ट जो वर्क है उनका, जिसमें जो है सिविल वॉर इन फ्रांस, मैंने आपको बताया था, जिसमें वो बेसिकली एनालाइज करते हैं पेरिस कम्यून 1871 में, ठीक है। मार्क्स क्या करता है कि वो प्रेज करता है कम्यून के प्रोटोटाइप ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डिस्कस द लेसन, कि जिस हिसाब से वहाँ पे जो जो वर्किंग क्लास है उसने कैसे टेक ओवर कर लिया था। ये क्या है कि जो फर्दर जो रेडिकल रेवोल्यूशन है, बेसिकली जो आगे आने वाले रेवोल्यूशन के लिए एक लेसन है इसमें, सिविल वॉर ऑफ फ्रांस में ये वो बताते हैं। इसके बाद जो क्या है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। गोथा एक जगह है, एक टाउन है जर्मनी में, ठीक है। यहाँ के जो इसके जो वर्क गोथा प्रोग्राम है, जो कि जो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है ये प्रपोज करती है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इतना ध्यान रखना है, गोथा प्रोग्राम में जो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है ये क्या कहती है कि स्टेट है ना, यदि सोशलिज्म लाना है तो स्टेट आपका नेसेसरी है, स्टेट आपको चाहिए। यहीं पे मार्क्स क्या कहते हैं कि स्टेट की तो जरूरत ही नहीं है, जो वर्किंग क्लास है वही सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे गोथा प्रोग्राम में जो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है ये आपकी क्या बोलती है कि सोशलिज्म लाना है तो स्टेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मार्क्स कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो लिखते हैं क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, जो कि एड्रेस करते हैं इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट सोसाइटी, कम्युनिज्म एंड द रोल ऑफ द स्टेट। क्योंकि रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट, अब जब हीगल के बारे में बात करेंगे तो स्टेट क्या है, स्टेट को तो बिल्कुल ही वो भगवान के बराबर रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल स्टेट के साथ बिल्कुल ही हार्ड हैंडेडली डील करते हैं। तो लेकिन गोथा प्रोग्राम में तो ये है कि सोशलिज्म की बात आ रही है तो वो कह रहे हैं कि स्टेट जरूरी है। मार्क्स कहता है ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट की कोई जरूरी नहीं है, जो भी काम करेंगे वो वर्कर क्लास करेंगे, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीड़ित क्लास है, ठीक है। इसके बाद जब मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो वर्ड आया था, तब मैंने आपको बताया था जो प्रोमिनेंट जो आइडियाज हैं, जिसमें मार्क्स का सबसे टॉप पे आता है आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये क्या है, इस वर्ड का मतलब है साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री है, मार्क्स क्या कहता है कि मुझे हिस्ट्री को समझना है, और हिस्ट्री को समझना भी कैसे है, साइंटिफिकली समझना है। लेकिन समझना क्यों है, टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी चेंज, कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आए, बिकॉज ही वांटेड टू चेंज द कैपिटलिज्म इनटू कम्युनिज्म। बेसिकली वो कहते हैं कि मुझे जो आदमी की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करना है, साइंटिफिकली स्टडी करना है। और स्टडी क्यों करना है, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस से वो चाहते हैं कि वो कैपिटलिज्म से क्या करे, चेंजेस करे, कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर दे। जो सोसाइटी, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी हुई है उसको कम्युनिज्म में, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है उसमें कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अब फिर मार्क्स कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू हैव टू नो द हिस्ट्री ओवर साइंटिफिकली। वो कहते हैं कि यदि वर्ल्ड में चेंजेस चाहिए, यदि वर्ल्ड में आप चेंजेस चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। और वो भी कैसे स्टडी करना पड़ेगा, साइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो मार्क्स इस पे एक अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि जो फिलोसफर है ना, जो अर्ली फिलोसफर हैं, उन्होंने क्या करी है, संसार की सिर्फ व्याख्या ही करी है, उन्होंने ये नहीं बताया है। लेकिन मैटर ये करता है कि हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। बेसिकली मार्क्स यहाँ ये बताने की बात कर रहे हैं कि जब भी हम थिंकर, जो पुराने फिलोसफर हैं, उनको हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई संसार ऐसा है, संसार वैसा है, वो व्याख्या ही करते हैं। लेकिन मैटर यहाँ पे आज के टाइम पे मैटर ये करता है कि हम संसार में चेंज कैसे करें। और सब मार्क्स कहता है कि चेंज मैं ऐसे करूंगा, मैं हिस्ट्री को स्टडी करूंगा। और हिस्ट्री को कैसे स्टडी करूंगा, साइंटिफिकली। और साइंटिफिकली स्टडी करके मैं क्या जानूंगा कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आए, और उसी पैटर्न को पकड़ के मैं आज के टाइम पे जो कैपिटलिज्म चल रहा है उसको क्या कर दूंगा, कम्युनिज्म में चेंज कर दूंगा। अब बात आती है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। अब कहते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट हिस्ट्री एक्ट ऑफ मैन इज हिट थिंकिंग प्रोडक्शन। बेसिकली बात यही है कि यदि जो हिस्ट्री है उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, कि यदि आदमी की हिस्ट्री को, जो ह्यूमन मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है उसको ट्रैक करना है हमें, तो उसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसकी थिंकिंग पहले आती है, प्रोडक्शन पहले आता है। तो मार्क्स कहता है, बेसिकली एक मिसप्रिंट हो गया, बेसिकली यही है कि वो यदि जो हिस्टोरिकल जो एक्ट है आदमी का, उसमें मार्क्स कहता है कि वो सोचता है कि पहले थिंकिंग आता है, प्रोडक्शन आता है। तो मार्क्स कहता है पहले क्या आता है, प्रोडक्शन आता है। तो क्यों आता है, बेसिकली प्रोडक्शन सबसे पहले क्यों आता है, तो उसमें कहता है कि इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री वन हैज़ टू लिव, कि यदि हिस्ट्री बनानी है तो किसी को तो जिंदा रहना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू लिव वन हैज़ टू ईट, यदि कोई जिंदा रह रहा है तो वो खा के ही तो जिंदा रहेगा। और इन ऑर्डर टू ईट वन हैज़ टू प्रोड्यूस, कि यदि कुछ खाओगे आप तो, लेकिन उससे खाने से पहले आपको वो पैदा भी तो करना पड़ेगा, उगाना भी तो पड़ेगा, खेती वगैरह कुछ तो करना पड़ेगा आपको। बेसिकली इसी स्टेटमेंट से वो बताने की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन काइंड का जो सबसे पहला जो एक्ट है वो प्रोडक्शन है, कि प्रोडक्शन से ही वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती है।
तो बेसिकली इसमें वो बताते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री वन हैज़ टू लिव, इन ऑर्डर टू लिव वन हैज़ टू ईट, इन ऑर्डर टू ईट वन हैज़ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे वो बता देते हैं कि जो आदमी का जो पहला एक्शन है वो है प्रोडक्शन। सो द प्रोडक्शन कांट बी डन अलोन। ये भी बात ठीक है, जब बात सोसाइटी की हो रही है, वो अकेला है जो प्रोडक्शन इतना उसे क्या करना है, कंज्यूम करना है, जीना है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्शन अकेला नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रोडक्शन क्या है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है। सभी मिलके आएंगे और प्रोड्यूस करेंगे, सभी मिलके आके, मान लो यदि खेती की बात करें तो सभी मिलके आके, अकेला आदमी सारी चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। देयरफॉर सोसाइटी इज डिवीजन ऑफ लेबर। इसलिए वो बताते हैं कि सोसाइटी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। पीपल कम टुगेदर फॉर प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन उन्हें करना है तो लोग एक साथ आएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि आदमी क्या है, एक सोशल एनिमल है। यहाँ पे हमें, यदि आपने एरिस्टोटल अच्छे से पढ़ा होगा तो एरिस्टोटल भी कहता है अपनी कौन सी बुक में, निकोमैकन एथिक्स में, जिसमें वो बताते हैं कि मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो यहाँ पे भी जो मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उसके साथ कहीं ना कहीं, जहाँ पे एरिस्टोटल आपके क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल है, फिर वो कम्युनिटी बनाएगा, फिर विलेज बनाएगा, बेसिकली पहले क्या है, इंडिविजुअल है, फिर वो एक फैमिली बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, ठीक है, फिर गांव बन गया, फिर उसका स्टेट बन गया, ऐसे बनती है सोसाइटी, फिर स्टेट, ऐसे बनता जाता है। तो इसलिए अरिस्टोटल कहता है अपनी निकोमैकन एथिक्स जो उनकी बुक है उसमें, वो कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। यहीं पे मार्क्स के साथ जो उनके आइडियाज़ हमें कुछ सिमिलर दिख रहे हैं, जिसमें आज ये कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो अकेला आदमी नहीं कर सकता। प्रोडक्शन क्या है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है, और सोशल कॉन्सेप्ट है तो सभी लोग एक साथ आएंगे प्रोडक्शन करने, एक साथ आएंगे तो सोसाइटी की नीड होगी, तो मैन इज ए सोशल एनिमल, इस बारे में वो बात करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ गया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखनी है, इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री वन हैज़ टू लिव, इन ऑर्डर टू लिव वन हैज़ टू ईट, इन ऑर्डर टू ईट वन हैज़ टू प्रोड्यूस। बेसिकली प्रोडक्शन पे जाके मार्क्स अटक जाते हैं कि प्रोडक्शन ही जो फर्स्ट आदमी का एक्ट है, पहला कर्म है प्रोडक्शन, ठीक है। तभी जाके वो साइंटिफिकली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, और ये चेंजेस उन्होंने पकड़ लिया कि प्रोडक्शन ही चेंजेस, धीरे धीरे सोसाइटी में यदि चेंजेस लाने हैं तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही चेंजेस लाने हैं। उसके बाद उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क आता है वो आता है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द सोसाइटी, जिसमें वो क्या करते हैं, सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये जो नीचे का है, जो बेस है, ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी, मटेरियल एंड प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बेसिकली इस स्टेटमेंट में वही है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने अभी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बताया था, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। और मार्क्स देखते हैं कि जब वो मार्क्स वर्कर क्लास के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म है, और कैपिटलिज्म, फिर कैपिटलिज्म क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटलिज्म सारा काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या बन जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर के ये जो बेस है ये क्या बन जाता है, कैपिटलिज्म बन जाता है। और उसके बाद क्या है कि इस बेस पे ये जो पिलर बने हुए हैं, इस पिलर में मार्क्स कहते हैं कि स्टेट आ गया, चर्च आ गया, स्कूल आ गया, फैमिली आ गया, ये सब सिस्टम आ गए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मान के चलो मैं इस बेस को हिला देता हूं, तो क्या पिलर खड़े रहेंगे? मार्क्स कहता है कि बेस जरूरी है, बेस ही सब कुछ है। यदि हम बेस में चेंज करेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक चेंजेस आने लग जाएंगे। अब यदि आप एक ऐसा, यदि आप फिगर बनाते हैं बेसिकली, तो उसमें यदि आप बेस को हिला देते हैं तो ये पिलर तो अपने आप ही गिर जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स भी यही समझाने की बात करते हैं इस बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सोसाइटी में कि ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहां पे क्या है, कैपिटलिज्म वर्क कर रहा है, और स्टेट क्या है, स्टेट सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो स्टेट किस हिसाब से काम करेगा? अब स्टेट को यदि खड़ा रहना है, इस पिलर को यदि खड़ा रहना है बेस पे, तो ये तो इस बेस मॉडल के हिसाब से ही काम करेगा ना। स्टेट इसके अगेंस्ट थोड़ी जाएगा। मार्क्स भी यही समझाने की बात करते हैं कि यदि स्टेट को खड़ा रहना है तो वो क्या करेगा, वो बेस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेगा। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि स्टेट किसके लिए काम करता है, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करता है, वर्कर क्लास के लिए काम नहीं करता है। तो इस मॉडल से वो समझाने की बात करते हैं कि जो स्टेट हो गया, चर्च हो गया, स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, सब चीजें यदि ये पिलर बेस मॉडल पे खड़े रहना चाहते हैं, गिरना नहीं चाहते, तो बेसिकली यही है, इनको किस हिसाब से काम करना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो क्या है कि सब कुछ क्या है, कैपिटलिज्म पे डिपेंड करता है, सब कुछ कैपिटलिज्म के हिसाब से वर्क कर रहा है। स्टेट भी क्या है, जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके लिए काम करता है। इसीलिए वो गोथा प्रोग्राम को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि स्टेट को सोशलिज्म लाना है तो स्टेट जरूरी है। यहीं पे मार्क्स कहते हैं कि स्टेट कहाँ जरूरी है, स्टेट तो खुद जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कैपिटलिज्म आ गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वो तो उनके हिसाब से काम करता है, वर्कर के हिसाब से थोड़ी काम करता है। फिर सोशलिज्म तुम कैसे ले आओगे, वो तो आने नहीं देगा। इसीलिए जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है, इससे इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि
जो सोसाइटी में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली मार्क्स का कहना यही है कि यदि आपको जो सोसाइटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, भले वो स्टेट हो गया, चर्च हो गया, स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, उस सब में चेंजेस लाने हैं तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो बेस है, जो नींव है, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, जो स्टेट, चर्च, स्कूल, फैमिली सिस्टम में चेंजेस देखना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। यहीं पे यदि कम्युनिज्म होगा, जो बेस स्ट्रक्चर पे यदि कम्युनिज्म होगा, तो स्टेट ऑटोमेटिक, स्टेट को तो क्या है, एक पिलर की तरह खड़े रहना है बेस स्ट्रक्चर पे। यदि स्टेट को खड़े रहना है और बेसिक स्ट्रक्चर में कम्युनिज्म है तो वो कम्युनिज्म के हिसाब से काम करने लगेगा, कैपिटलिज्म है तो कैपिटलिज्म के हिसाब से काम करने लगेगा। तो ये डायग्राम बहुत ही परफेक्ट डायग्राम है जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सोसाइटी को समझने के लिए, कि सोसाइटी में किस हिसाब से बेस मॉडल में क्या आता है, सुपर स्ट्रक्चर जो अलग है इसमें क्या आता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मार्क्स के जो व्यूज है रेवोल्यूशन पे, बेसिकली वो रेडिकल रेवोल्यूशन की ही बात करते हैं। तो मार्क्स क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वर्कर को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि स्टेट उनके बिहाफ पे काम करेगा। अभी हमने देखा कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल में क्या देखा कि बेस मॉडल में कौन बैठा हुआ है, कैपिटलिस्ट क्लास बैठी हुई है, ठीक है। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो स्टेट तो खुद सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो स्टेट क्यों काम, स्टेट तो बिल्कुल ही बेस मॉडल के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता। अब स्टेट बेस मॉडल के अगेंस्ट जाएगा तो गिर जाएगा वो पिलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, मार्क्स कहता है वर्कर को कि ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि स्टेट तुम्हारे बिहाफ पे काम करेगा। तुम क्या करो, रेवोल्यूशन कर दो स्टेट के खिलाफ, ठीक है। जो पावर है वो सारी अपने हाथ में ले लो। वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन हैपन्स नॉट ओनली एलिमेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर चेंजेस बट रेवोल्यूशन हैपन ओनली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चेंजेस। बेसिकली यही बात वो बताने की बात कर रहे हैं कि जो जो सोसाइटी में जो क्रांति होती है, रेवोल्यूशन आता है, वो जो सुपर स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं, जो कि स्टेट हो गया आपका, फैमिली सिस्टम हो गया, चर्च हो गया, धर्म हो गया, इन सब में चेंजेस की वजह से रेवोल्यूशन नहीं आते सोसाइटी में। सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन आता है वो आता है बेसिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हैं उसकी वजह से रेवोल्यूशन आता है। तो बेसिकली जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर में कौन बैठा हुआ है, कैपिटलिस्ट क्लास बैठी हुई है, ठीक है। वो बताते हैं जो मार्क्सिज्म में क्या है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज ना करके वो टर्म यूज करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन, यदि आपको मोड बोला जाए कि भाई इस, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि भाई इस स्विच में 3 मोड है, तो आप पूछो कौन कौन से मोड है, तो इसी हिसाब से मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी वो 3 कंपोनेंट बताते हैं मार्क्स, जिसमें आता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मतलब यही है कि यदि प्रोडक्शन करना है तो मशीन की हेल्प ली जाएगी, एनिमल्स की हेल्प ली जाएगी प्रोडक्शन करने के लिए। वो बताते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरा, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल का यूज किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं, जिसमें वो क्लास का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें आपका बताता है हैव्स और हैव नोट का कॉन्सेप्ट आपने काफी बार मार्क्स का सुना होगा कि जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास, हैव और हैव नोट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हैव और हैव नोट के बारे में वो बात करते हैं कि सोसाइटी में क्या है कि रिलेशन बताते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर आर 2 टाइप ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें ओनर है और वर्कर है, कि जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, ठीक है। जो हैव्स और हैव नोट का कॉन्सेप्ट जो आता है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन में, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि वो हिस्ट्री को क्या करते हैं, स्टडी करने की बात करते हैं कि मैं हिस्ट्री को स्टडी करूंगा, उसमें कैसे चेंजेस आए, साइंटिफिकली स्टडी करूंगा मैं, उसमें कैसे चेंजेस आए, उस चेंजेस को मुझे पकड़ना है, और चेंजेस को पकड़ के क्या करना है कि आज के टाइम पे जो कैपिटलिज्म है उसको उखाड़ फेंकना है और कम्युनिज्म ले आना है सोसाइटी में, ठीक है। और वो कैसे समझते हैं उस चीज को, वो बताते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री वन हैज टू लिव, ठीक है। उस स्टेटमेंट को याद करो। तो उस स्टेटमेंट से आप कहाँ जाके अटक जाओगे, प्रोडक्शन यूनिट पे अटक जाओगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि सभी लोग एक साथ आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, तो मैन इज ए सोशल एनिमल। तो प्रोडक्शन क्या है, जो मेन की पॉइंट है, तो इसीलिए वो सोसाइटी को 2 भागों में बांटते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन भी एक पार्ट है। और प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास कर रही है। उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको करवाया है वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में ये क्या करने, काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपको जो रिटर्न एग्जाम है उसमें भी नोट डाउन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसको क्या है कि सीक्वेंस से जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिख लेना है या नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बेसिकली सबसे पहले आता है प्रिमिटिव सोसाइटी आती है, जिसको मार्क्स कहता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसा कोई जो वर्कर और कैपिटलिस्ट क्लास ऐसा कुछ नहीं था, सभी इक्वल थे। सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी थी, वहाँ कोई क्लास नहीं थी, हैव्स और हैव नोट की कोई बात नहीं थी। तो प्रिमिटिव सोसाइटी को प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोलते हैं। फिर वो उसके बाद आते हैं स्लेव सोसाइटी आती है उसके बाद, जिसमें क्या होता है, लॉर्ड और स्लेव आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम देखते हैं एरिस्टोटल का याद करो, जिसमें सोल का कॉन्सेप्ट देते हैं कि भाई एक तो लॉर्ड है और एक स्लेव है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि फ्यूडल सोसाइटी आती है,
कि उसमें क्या फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाते हैं आपके, उसके बाद क्या आती है फ्यूडल सोसाइटी के बाद आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि ये स्टेजेस है ह्यूमन हिस्ट्री कैसे इवोल्व होती है, धीरे धीरे हिस्ट्री में कैसे चेंजेस आते हैं, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं तो अलग अलग सोसाइटीज निकल के आ रही हैं। तो फ्यूडल सोसाइटी को हटा के कौन आते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है, क्योंकि मार्क्स इसी के खिलाफ हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, वर्कर के राइट्स के तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी अपने प्रॉफिट को लेके भागदौड़ कर रही है बेसिकली, सिर्फ अपने प्रॉफिट को लेके। ठीक है, उसके बाद मार्क्स बताते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म में भी क्या है कि जो टर्म है डिक्टेटरशिप वो प्रोलेटेरिएट मीन्स वर्किंग क्लास की क्या है डिक्टेटरशिप, ये जो टर्म है ये कॉइन की थी रशियन मार्क्सिस्ट ने। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि रशियन मार्क्सिस्ट ने ये टर्म दी थी। बेसिकली सोशलिज्म में यही है कि सोशलिज्म में जो वर्किंग क्लास है प्रोलेटेरिएट है उनकी क्या हो जाती है, डिक्टेटरशिप हो जाती है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म सोसाइटी से हमें सोशलिज्म आने में क्या करना है, रेवोल्यूशन करना है, रेडिकल रेवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो सोशलिज्म है सोसाइटी में स्टैब्लिश हो जाता है तो उसके बाद सोशलिज्म से कम्युनिज्म पे आने में हमें पीसफुल तरीके से ट्रांसफर करना है, ट्रांजिशन जो होगा वो पीसफुल तरीके से आपसे करना है। यदि आपसे पूछा जाता है मार्क्स के बारे में कि मार्क्स रेडिकल रेवोल्यूशन के बारे में कहाँ बात करते हैं, जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें रेडिकल रेवोल्यूशन की कहाँ बात करते हैं, तो वो बात करते हैं कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे आने में। जो वर्किंग क्लास है वो क्या कर देगी, कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेगी और सोशलिज्म सोसाइटी में आ जाएगा। इसके लिए हमें रेडिकल रेवोल्यूशन चाहिए। सोशलिज्म से जब हम कम्युनिज्म पे जाएंगे तो ये तो एक पीसफुल प्रोसेस होगी, और जैसे ही कम्युनिज्म जो आपकी सोसाइटी है उसमें अचीव हो जाता है तो क्या होगा, एंड ऑफ द हिस्ट्री हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे वो एंड ऑफ द कम्युनिज्म को क्या कहते हैं, एंड ऑफ द हिस्ट्री। अब हम देखते हैं उनकी कुछ फेमस स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी मैंने पहले जो वीडियो स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मार्क्स हम करेंगे तो मार्क्स इस वीडियो में अकेले में कंप्लीट नहीं होगा। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हीगल की, तो हीगल में भी मैं आपको मार्क्स के बारे में काफ़ी बात करूंगा, क्योंकि मार्क्स को तो हीगल को तो क्रिटिसाइज करते हैं, इन्फ्लुएंस तो थे ही लेकिन वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। इनकी जो पहली स्टेटमेंट हम देख लेते हैं जिसमें कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक में ये बताते हैं कि जो संसार के जितने भी वर्कर है वो यूनाइट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट योर चेंज। जैसे मैंने बताया था कि इनके जो कुछ आइडियाज़ है वो रूसों के साथ मैच खाते हैं इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है जिसमें वो बताते हैं कि जो हिस्ट्री रही है ना, वो हिस्ट्री हमेशा से ही सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल की रही है, ये भी वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बताते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, कि धर्म क्या है, कि धर्म को इस हिसाब से यूज किया जाता है कि वो लोगों के लिए ओपियम बन गया है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट्स। इस बुक में अपना जो वर्क है, इस वर्क में बेसिकली स्टेटमेंट के थ्रू वो हीगल को क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हीगल क्या कहता है कि हीगल स्टेट को ही भगवान के बराबर रख देता है, आइडियलिस्ट है। ठीक है, तो हीगल जब मैं हीगल आपको करवाऊंगा तो ये वीडियो के देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी हीगल की आएगी वो भी आपको अच्छे से देखनी है, तब जाके जो स्टेटमेंट्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। इसलिए मैं बताता हूँ कि जब भी आप बेंथम पढ़ते हैं तो जेएस मिल जरूर पढ़े, जेएस मिल पढ़ते हैं तो बेंथम जरूर पढ़े, क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही जब हम मार्क्स में आपको करवा रहा हूँ तो हीगल जरूर पढ़े, हीगल और मार्क्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी जो स्टेटमेंट है जिसमें यही बात करते हैं, जो बोर्जुआज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट कौन से रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात जो कर रहे हैं, इसी में वही बताने की बात कर रहे हैं। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो एग्जिस्ट इस वजह से करती है कि उन्होंने कब्जा किस पे कर लिया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कि उसके एबिलिटी के हिसाब से और उसकी नीड्स के हिसाब से उसे मिलना चाहिए। जिसमें वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम को भी क्रिटिसाइज करते हैं इसमें, कि वो बताते हैं कि स्टेट का क्या है, सोशलिज्म लाने के लिए स्टेट जरूरी है इस प्रोग्राम में, जो वो पार्टी है, इसलिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं, स्टेटमेंट अपनी देते हैं। दास कैपिटल में अपनी 1867 में जिसकी वॉल्यूम 1 आई थी और 2 और 3 उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी बेसिकली। तो इसमें कहते हैं कि वर्कर बिकम ऑल पोरर ऑफ द हेल्थ प्रोड्यूस द मोर हिज प्रोडक्शन इंक्रीज इन पावर एंड। बेसिकली यही बताने की बात कर रहे हैं कि जो वर्कर है ना वो और गरीब होते जाएंगे जितना वो कैपिटलिस्ट क्लास के साथ काम करते जाएंगे, क्योंकि यही है कि वो जितना कैपिटलिस्ट क्लास के साथ काम करते जाएंगे, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो और ज़्यादा अमीर होती जाएगी, ये और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे, क्योंकि वो वर्कर क्लास की तरफ ध्यान नहीं देती है। ठीक है, इसके बाद वो देखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक और उनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें वो बताते हैं कि सोशल रेवोल्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी कैन नॉट क्रिएट न्यू सोसाइटी विदाउट अबोलिशिंग द ओल्ड वन। जो ओल्ड मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ही हटाने की बात करते हैं कि न्यू चेंजेस आपको लाने हैं तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद उनकी जो एक स्टेटमेंट भी है बहुत ही फेमस है उनकी स्टेटमेंट, वो है इट इज़ नॉट योर कॉन्शियसनेस विच डिटरमाइन योर एग्जिस्टेंस, इट इज़ योर एग्जिस्टेंस विच डिटरमाइंस योर
कॉन्शियसनेस, बेसिकली जो जो एग्जिस्टेंस है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जब मैं हीगल करवाऊंगा तब इस स्टेटमेंट पे भी मैं बात करूंगा, तब आपको ये अच्छे से स्टेटमेंट आपकी समझ में आएगी। अब हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। ठीक है, जब मार्क्स वेबर है वो क्रिटिसाइज करते हैं अपने जो वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इस वर्क को वो क्या कहते हैं कि ये जो वर्क है ना, ये ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव व्यू टू मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो मार्क्स ने थ्योरी दी है उसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू है। वेबर इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल फैक्टर, क्योंकि मार्क्स क्या कहता है कि कल्चरल फैक्टर को इतना तवज्जो नहीं देता है, तो मैक्स वेबर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। एल्थुजर अपने आप में खुद मार्क्सिस्ट हैं, वो रिवाइव करते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी को 20वीं सेंचुरी में, क्योंकि जो उस टाइम पे क्या है कि टाइम के हिसाब से जो कंडीशन है, जो डिमांड है, वो चेंज सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। तो वो कहते हैं कि फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में अल्थुजर बात करते हैं आपका। ग्रामसी को जब भी हम देखते हैं, ठीक है, तो ग्रामसी क्या जो मेन जो कॉन्सेप्ट वो लेके आते हैं, काफ़ी चेंजेस लेके आते हैं मार्क्सिज्म में। एक तो वो इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, एक वो लाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेगेमनी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और यहीं पे वो बताते हैं कि आर्ग्यूइंग द रूलिंग क्लास मेंटेन पावर नॉट जस्ट इकोनॉमिक कंट्रोल बट कल्चरल आइडियोलॉजिकल मीन्स। वो बताते हैं कि जो रूलिंग क्लास है ना सोसाइटी में, आपकी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो इसलिए सोसाइटी पे काबू करके इसलिए नहीं रखती क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक कंट्रोल है। बेसिकली यदि वो सोसाइटी पे वो काबू रखते हैं, वो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल जो तरीका है उनका, हमें उसको समझना पड़ेगा। बेसिकली वो यही है कि ऐसा नहीं है कि उनके पास सिर्फ ही पैसा है। यहाँ पे ग्रामसी जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से ग्रामसी कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सोसाइटी में किस हिसाब से जो वर्कर है कि उनको धीरे धीरे राइट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन राइट्स ऐसे प्रोवाइड नहीं करती कि वो कैपिटलिस्ट क्लास की जगह आके बैठ जाएं। वो राइट्स इस हिसाब से एक आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रोवाइड करती है ताकि वर्कर को ये फील ना हो कि कैपिटलिस्ट क्लास उनका शोषण कर रही है और उनसे काम भी निकलवाया जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आइडियोलॉजी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रामसी कहते हैं। हर्बर्ट मार्कस भी जो कि मेंबर है फ्रैंकफर्ट स्कूल के, ठीक है, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि मार्क्स क्या है, एडेप्टेड मार्क्स थ्योरी एड्रेस द मॉडर्न पॉलिटिकल सोसाइटीज, एम्फेसाइज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कल्चरल इन सोशल कंट्रोल। बेसिकली यही भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है और कल्चर इन सोशल कंट्रोल, उसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो भी इवोल्व हो गया है, उसमें भी चेंजेस आ गए। वो भी समझ गया है कि वर्कर को कौन कौन से राइट्स दिए जाएं ताकि वर्कर को ये ना लगे कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट जो कम्युनिटी है, वो उनका शोषण कर रही है और उनसे काम भी निकलवाया जाए। मिल्टन फ्रीडमैन जो अपने आप में क्या है, नियो लिबरल है। अब नियो लिबरल तो मार्क्स को क्रिटिसाइज करेंगी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था क्लासिकल लिबरल है, वो बिल्कुल ही इंडिविजुअल को ज़्यादा राइट्स देते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न लिबरल आते हैं जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। नियो लिबरल आते हैं। नियो लिबरल क्या है, क्या कहते हैं कि स्टेट का जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें फादर माने जाते हैं हयाक, जो उनका जो वर्क है रोड टू सर्फडम, ठीक है, कि आज़ादी मतलब उसको रोड टू सर्फडम मतलब कि जो एक टाइप का सर्फडम का मतलब यही है कि जो चेंज, मान लो कि आप गुलामी की तरफ एक रास्ता, बेसिकली ये वो बताते हैं कि यदि जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट का जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म में था, ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया है, इसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। और जो स्पेस जो बचेगा उसमें क्या है, कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा, वर्क करेगा। बेसिकली इसमें वही है कि जो मार्केट इकोनॉमी के बारे में आपके नियो लिबरल बात करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क्स का जो क्रिटिसिज्म है वो हम देखते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि मार्क्स यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, जो नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी हीगल पे, उसमें भी हम मार्क्स से काफ़ी कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि मार्क्स क्रिटिसाइज करेगा हीगल को, और हीगल को किस हिसाब से क्रिटिसाइज करता है, किस चीज़ पर क्रिटिसाइज करता है, और हीगल किस हिसाब से कांट को करेक्ट करते हैं, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल अपनी स्टेटमेंट में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हीगल जब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे तो वो भी आप देखना ना भूलें। और आशा करता हूँ आपको मार्क्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आपके जो साथी हैं जो पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं, बशर्ते वो टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें, और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है या कोई टॉपिक है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, क्योंकि उस पर भी हम आपके लिए वीडियोज़ ले आएंगे, ठीक है। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।